Hello everyone, I am Ankita and welcome once again to Plus Minus. So आज की क्लास इज गोइंग टू बी वेरी इम्पोर्टेंट क्योंकि हम आज की क्लास में बेसिकली जो अभी रिसेंटली 2021 में ही DSSB TGT सोशल साइंस का एग्ज़ाम हुआ है ऑन 6 अभी जो 6 को हुआ था उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इसी ईयर के क्वेश्चंस को बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं। जो क्वेश्चंस उस पेपर में आए थे हम वही क्वेश्चंस को आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी सबका एग्जाम नहीं हुआ है, फीमेल का रहता है। तो एक क्वेश्चंस का आइडिया हमें लगेगा कि कैसे क्वेश्चंस आए हैं, कौन से टॉपिक्स ज़्यादा पिक किया गया है। तो इसलिए ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसका टाइमिंग्स क्या था? जो 4:30 से 6:30 वाला स्लॉट था, हम उसी के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। विथ रेफरेंस टू द पॉलिटिकल स्ट्रगल बिटवीन नेपाल एंड बोलिवियन पॉलिटिक्स। नेपाल पॉलिटिक्स की हम बात कर रहे हैं और बोलिविया के पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? दो स्टेटमेंट हमें गिवन है, हमसे पूछा गया है कि इन दोनों में से कौन सी करेक्ट है। दोनों पॉलिटिक्स को ध्यान में रखना है, दोनों कंट्री की, नेपाल और बोलिविया। The movement in Nepal was for the establishment of democracy, while in Bolivia, the struggle involved in elected democratic claims were included on the government. इसका मतलब जो नेपाल का मूवमेंट था वो डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने के लिए था, लेकिन जो बोलिविया का मूवमेंट था, जो बोलिविया का स्ट्रगल था, वो गवर्नमेंट के कुछ क्लेम्स उसमें इन्वॉल्व थे। मतलब डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने के लिए नहीं था बोलिविया का स्ट्रगल, कुछ क्लेम्स इन्वॉल्व थे, वो वाला इशू था। ये पॉइंट में दिया हुआ है हमें। नेक्स्ट पॉइंट हमें दिया हुआ है कि नेपाल का स्ट्रगल तो सक्सेसफुल रहा, लेकिन बोलिविया का अनसक्सेसफुल रहा। अब हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सी करेक्ट है। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा, मोस्टली क्वेश्चन ही यही है, नॉट करेक्ट, करेक्ट। तो कंफ्यूज नहीं होना है उस चीज में, बहुत ध्यान से पढ़ना है। हमसे बोला गया है करेक्ट बताना है हमें। तो अब देखो, पहला जो पॉइंट है कि जो नेपाल का मूवमेंट था वो डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने के लिए था, बिल्कुल। ऑल्दो नेपाल की अगर हम बात करें तो 1990 में वहाँ डेमोक्रेसी आ गई थी, लेकिन कंट्री उस चीज को कुछ ऐसे हालात रहे कि वो एक्सेप्ट ही नहीं हो पाई। फिर 2006 में जो मूवमेंट हुआ, उस पे भी हमने पहले क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ, 2006 वाला। तो उसका जो मेन एम था वो यही था कि डेमोक्रेसी को दोबारा से रीस्टोर करना है। ठीक है, लेकिन अगर हम बोलिविया की बात करें तो ये बिल्कुल सही पॉइंट है। वहां डेमोक्रेसी रीस्टोर या डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करने वाली कोई दिक्कत नहीं थी। वहां दिक्कत ही यही थी कि वाटर सप्लाई जो थी उसको प्राइवेटाइज्ड कर दिया गया था। लोगों को मेन दिक्कत ही यही थी। अब जैसे प्राइवेटाइजेशन हुआ, वो चीज एमएनसी के हाथों में गई, तो उसके प्राइजेस बढ़ गए। तो वहां लोगों ने उस चीज पर एक मूवमेंट स्टार्ट किया। ठीक है, तो वो एक गवर्नमेंट के क्लेम्स से रिलेटेड है, बट नेपाल का जो है वो डेमोक्रेसी से ही रिलेटेड है। तो पहला पॉइंट तो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट, नेपाल का स्ट्रगल सक्सेसफुल, बोलिवियन का अनसक्सेसफुल। ये पॉइंट इनकरेक्ट है, क्योंकि नेपाल काफी सक्सेसफुल रहा था और एट द एंड बोलिविया का स्ट्रगल भी सक्सेसफुल हो गया था। तो इसका ऑप्शन क्या करेक्ट होगा? सिर्फ ओनली वन। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द माओइस्ट पीपल वॉर was started in नेपाल in, जो ये माओवादी पीपल वॉर थी ये नेपाल में कब शुरू हुई थी? ठीक है, माओइस्ट बेसिकली वो पार्टी है नेपाल की जो किसे फॉलो करते थे? माओ जी जंग को, जो उनके सपोर्टर्स थे, जो उनके फॉलोअर्स थे, उनकी पार्टी बनी थी ये। ठीक है, तो ये मूवमेंट तो हमारा स्टार्ट हुआ था, इसका आंसर है सी, 1996 में हुआ था। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 1990 में भी पहले कॉन्स्टिट्यूशन आया, लेकिन उसके बाद भी नेपाल में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आई। नेपाल सफर करता ही रहा अपनी डेमोक्रेसी को लेके। ठीक है, तो उसी टाइम पे एक पार्टी थी जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज उस टाइम पे बनी, तो उनमें से एक ये थी। ठीक है, इसमें वही सारे थे जो
मैंने अभी आपको बताया माओ जी जंग के सपोर्टर्स थे। ठीक है, इन्होंने ये अंडरग्राउंड हो गए 1994 में, दे वेंट अंडरग्राउंड। उसके बाद इन्होंने 1996 में पीपल वॉर को डिक्लेयर किया। तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि अभी तो हमसे ईयर पूछा गया 1996, अभी तो हमसे ईयर पूछा गया, लेकिन अगर हमसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि पीपल वॉर किसके द्वारा डिक्लेयर किया गया था, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट के द्वारा डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What should be the minimum age to qualify for election as president of India? Relatively easy question है। यहाँ पे हमसे पूछा गया कि मिनिमम एज, न्यूनतम आयु क्या रहती है किसके इलेक्शन के लिए, प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, कि क्या आपकी मिनिमम एज है कि उसके बाद अब आप क्वालिफाई हो कि आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बन सकते हो। तो ऑप्शंस देखो, 55, 35, 45 या 40, इनमें से कौन सी रहती है। अब रिलेटिवली इजी ही क्वेश्चन है ये, ऑलमोस्ट हम सबको इसका आंसर आता ही होगा। इट इज 35 ईयर्स। ठीक है, अब एक चीज इसमें और ऐड मैं आपसे करूं, अगर पूछूं आप लोगों से कि कौन से आर्टिकल, एक सेकेंड रुकिए, इसका पहले आंसर देख लेते हैं। इसका बी है, हाँ। अब ये कौन सा आर्टिकल है जो ये प्रोवाइड करता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड है, वो है आर्टिकल 58। ठीक है, और क्या एज रहती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की टू क्वालिफाई फॉर द इलेक्शन, विच इज 35 ईयर्स। ठीक है, अब ये तो हमसे यहाँ पे प्रेसिडेंट का पूछा गया कि प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो मिनिमम एज क्या है। लेकिन अगर हमसे वाइस प्रेसिडेंट का पूछा जाए, गवर्नर का पूछा जाए, लोकसभा के लिए पूछा जाए, राज्यसभा, यहाँ प्रेसिडेंट के लिए पूछा है, हमसे और किसी चीज का भी पूछा जा सकता है। तो सबका याद कर लो, यहाँ पे सबका लिखा हुआ है। प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए 35 होता है, सेम वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए भी 35 होता है, और गवर्नर की पोस्ट के लिए भी 35 होता है। इन तीनों का तो सेम होता है। लोकसभा का अगर मेंबर बनना है तो उसके लिए 25 और राज्यसभा के लिए 30। तो तीन ही है मेन, 35 जिसमें तीन है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, 25 फॉर लोकसभा एंड 30 इज फॉर राज्यसभा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर एंड सर्वेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज मेड बाय द, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां हमसे ये पूछा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी और सेवक हैं, ऑफिसर्स और सर्वेंट, उनका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एजीआई या फिर सीजेआई, किसके थ्रू किया जाता है। तो किसके थ्रू किया जाता है उसका अपॉइंटमेंट, जो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑफिसर्स और सर्वेंट्स होते हैं उनका कौन अपॉइंट करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, जो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑफिसर्स और सर्वेंट का अपॉइंटमेंट है उससे रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 146, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 146। और किसके द्वारा किया जाता है इन सबका अपॉइंटमेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पर ही आया हुआ है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब देखो यहाँ हमसे फिर पूछा गया है, नीचे दो स्टेटमेंट दिया है, हमसे पूछा है कौन सा करेक्ट है। तो हमें दोनों पढ़ने हैं और देखना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है या फिर दोनों करेक्ट है। कि अटॉर्नी जनरल शैल हैव द राइट ऑफ हियरिंग इन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। कि जो अटॉर्नी जनरल है उनके पास अधिकार है किस चीज का, कि जितने भी कोर्ट्स हैं उन सब में सुनवाई का अधिकार है। नेक्स्ट, जो रेम्यूनरेशन है अटॉर्नी जनरल का, वो कौन डिसाइड करता है, कौन डिटरमाइन करता है, प्रेसिडेंट। अब हमसे ये पूछा है इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो इसकी दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट, अटॉर्नी जनरल के पास राइट होता है कि वो किसी भी कोर्ट में उस सुनवाई का उसके पास अधिकार है। सेकंड, जो रेम्यूनरेशन है वो कौन फिक्स करता है, उसका प्रेसिडेंट फिक्स करता है। ठीक है,
मतलब कॉन्स्टिट्यूशन किसी आर्टिकल में अटॉर्नी जनरल के रेम्यूनरेशन के बारे में नहीं लिखा हुआ है, नहीं कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है, ये प्रेसिडेंट के ऊपर है कि वो कितना रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करना चाहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। क्लियर है? अटॉर्नी जनरल के ऊपर कुछ और पॉइंट हम देख लेते हैं कि सबसे पहले तो आर्टिकल 76 और 78 ये दो आर्टिकल्स हैं जो एजीआई से डील करते हैं। ठीक है, कौन से आर्टिकल? 76 एंड 78। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हमारी कंट्री का कहा जाता है। ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है। ठीक है, अपॉइंट कौन करता है, किसके द्वारा इनका अपॉइंटमेंट होता है? प्रेसिडेंट के थ्रू होता है। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किसके थ्रू होता है? प्रेसिडेंट के थ्रू होता है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इनका जो टर्म होता है, ऑफिस टर्म होता है, वो कितना होता है? क्या वो कहीं किसी आर्टिकल में लिखा हुआ है? नहीं, किसी आर्टिकल में ये मेंशन नहीं किया हुआ कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का टर्म है वो कितना होगा। ठीक है, जो भी जितने टाइम भी रहते हैं अपने ऑफिस में वो प्रेसिडेंट की मर्जी से ही रहते हैं। मतलब जब तक प्रेसिडेंट खुश तो अटॉर्नी जनरल वहां अपनी टेन्योर जो भी उनका टर्म है उसमें रहेगा, खुश नहीं है तो वो उनको हटा देगा। ठीक है, और इनको जो रेम्यूनरेशन मिलता है वो भी फिक्स नहीं है, इट इज डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट ओनली। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following officers of government is a chief executive officer with पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? ठीक है, कौन सा ऑफिसर जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की हम बात कर रहे हैं। एक्सटेंशन ऑफिसर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, मेयर जिसे हम महापौर भी कहते हैं, और फाइनेंस ऑफिसर, वित्तीय अधिकारी। तो कौन है? इसका आंसर तो है बी, इट इज ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। एक्चुअली बहुत सारी ड्यूटीज होती हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स की। वो एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी काम करता है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का मतलब उसकी क्या ड्यूटी होगी कि जितने भी प्लान, जितने भी प्रोग्राम, जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, जो जो अथॉरिटीज है जो कर रही हैं, उसको ये ध्यान रखना है कि सारा काम इफेक्टिवली हो, सारे डॉक्यूमेंट साइंड हो, मतलब वो खुद करता है। तो मतलब उसका बेसिकली काम ही यही है कि जितनी भी एक्टिविटीज उसको जो भी अथॉरिटीज कर रही हैं वो बहुत ही इफेक्टिवली कैरी आउट की जाए। दूसरा इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका एज अ हेड ऑफ ब्लॉक ऑफिस। ये ब्लॉक ऑफिस का हेड भी होता है। मतलब जितने भी एक्सटेंशन ऑफिसर्स होते हैं या एम्प्लॉयज होते हैं या जो ट्रांसफर स्कीम के थ्रू एम्प्लॉयज आते हैं, इनको उनको पूरा ऊपर देखना होता है और कंट्रोल करना होता है। ओवरसी करते हैं, कंट्रोल करते हैं। थर्ड, ये एज अ सेक्रेटरी भी काम करते हैं। ठीक है, प्रधान की जो डायरेक्शंस होती हैं, जो बाकी चेयरमैन होते हैं, कौन सी मीटिंग कब होगी उसका नोटिस प्रोवाइड करना है नॉल। ठीक है, तो तीनों ड्यूटीज इनके अंडर आती हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की, हेड ऑफ ब्लॉक ऑफिस और एज अ सेक्रेटरी भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following article of Indian Constitution is correctly matched? हमें यहाँ पे एक कॉलम में 3 आर्टिकल्स दिए हुए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, किससे रिलेटेड है वो, किस में डील करते हैं, हमें वो दिया हुआ है। अब हमें यहाँ पे ये बताना है कि करेक्टली मैच्ड कौन से हैं। 1 2 3, 3 दिए हुए हैं, तीनों में तीनों हैं, 2 हैं, 1 है, ये हमें देखना होगा। पहला दिया आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 किससे रिलेटेड है? टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। तो जी हाँ, आर्टिकल 56 इज रिलेटेड विद द टर्म, जो ऑफिस प्रेसिडेंट के ऑफिस की जो टर्म होती है उसी से रिलेटेड ही होता है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 60, क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट। ये अभी हम पढ़ के भी आए हैं, ये अभी हमने पहले ही क्वेश्चंस में पढ़ा है। अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना हो तो अभी हम यहाँ उसी चीज को कनेक्ट कर सकते हैं कि जो आर्टिकल 60 है वो डील करता है जो भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन होते हैं उनके क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। तो इट इज इनकरेक्ट, ये हम पढ़ के आए हैं। दिस इज नॉट आर्टिकल 60, दिस इज आर्टिकल 58। एंड देन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, हमारे कंट्री में एक वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए, वो आर्टिकल 67 डील नहीं करता है, इट इज आर्टिकल 63। तो यहाँ पे एक ही ठीक है, बाकी के दो गलत हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा?
7th का डी। यहाँ पर अब जितने भी आर्टिकल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड हैं वो सारे मेंशन किए हुए हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस पेपर में हमसे 3 पूछे गए थे, एक तो वाइस प्रेसिडेंट का था विच इज आर्टिकल 63, बाकी 2 इसमें से थे, एक ये 58 वाला था और एक ये 52 वाला था। नहीं सॉरी 52 वाला नहीं था ना, 56 वाला था। हाँ 56 वाला था। अब आगे जो एग्जाम होगा उसमें कोई और भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको बहुत अच्छे से याद कर लो, इसके एक एक आर्टिकल इसका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिवाइडेड इट्स वर्क अमंग डिफरेंट कमिटी फॉर इट्स स्मूथ फंक्शनिंग। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उस टाइम पे, उसने काफी सारी कमिटीज बनाई कि काम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो, स्मूथली हो। उसके लिए छोटी छोटी बहुत सारी कमेटी बन गई थी, मतलब हर एक मेजर एरिया पे फोकस करने के लिए देयर इज अ वन डिफरेंट कमिटी। ठीक है ना। अब हमसे क्वेश्चन में यहाँ पे ये पूछा गया है, हमें 3 कमेटी के नाम दिए हैं, हमें ये बताना है कि कौन कौन सी कमेटी इनमें से करेक्टली मैच्ड है विद देयर रेस्पेक्टिव चेयरमैन। जो उस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं क्या वो करेक्टली मैच्ड है यहाँ पे। यूनियन पावर कमेटी इज जवाहरलाल नेहरू, स्टेयरिंग कमेटी राजेंद्र प्रसाद, यूनियन पावर्स कमेटी इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो तीनों कमिटीज, दो तो खैर इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट ही है। एनीवेज यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सी कमेटी करेक्टली मैच्ड है विद देयर चेयरमैन। तो यूनियन पावर कमेटी के चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू थे, यस वही थे। स्टेयरिंग कमेटी के राजेंद्र प्रसाद ही थे, बट सरदार वल्लभ भाई पटेल इस कमेटी के चेयरमैन नहीं थे, नहीं थे। तो आंसर तो हो जाएगा इसका सी, 8 का सी आंसर करेक्ट है। ठीक है। तो अब हमें ये बताना, अब पहले तो यही देख लो कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है वो किस कमेटी के चेयरमैन थे। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी। 3 कमेटी हमें यहाँ से याद हो गई, यूनियन पावर कमेटी जिसके चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू थे, स्टेयरिंग कमेटी जिसके चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद थे, और तीसरी कौन सी, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी जिसके चेयरमैन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ना कि वो यूनियन पावर कमेटी के थे। ठीक है। तो आंसर भी हमें पता चल गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन सी करेक्ट कमेटी भी हमें पता चल गई जिसके वो चेयरमैन थे। इसके अलावा फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिलेटिवली इजी, उसको भी देख लो। अगर ड्राफ्टिंग कमेटी का हमसे पूछा जाता तो उसके चेयरमैन कौन थे, बी आर अम्बेडकर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का एक बार डिटेल में थोड़ा देखो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल कितनी कमेटी बनी थी, 22। ये मेजर 8 यहाँ लिखी है कमेटी, उनके चेयरमैन जैसे मैंने अभी आपको बताया, ड्राफ्टिंग के बी आर अम्बेडकर थे, यूनियन पावर के जवाहरलाल नेहरू थे, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन के जवाहरलाल नेहरू थे, इन दोनों के जवाहरलाल नेहरू थे। प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन सरदार पटेल, अभी मैंने आपको ये भी बताया है। जो एडवाइजरी कमेटी बनी थी ऑन फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटी, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया, उनके भी यही थे। रूरल ऑफ प्रोसीजरल कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्टेट कमेटी के भी जवाहरलाल नेहरू थे, और स्टेयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग डेमोक्रेसी इन इंडिया। हमें इसमें से सही स्टेटमेंट्स बतानी है, किससे रिगार्डिंग, डेमोक्रेसी से रिगार्डिंग। ठीक है। तो चलिए पहला पॉइंट देखते हैं। The provision of democracy in India found its place in Government of India Act 1909। कि जो डेमोक्रेसी का प्रोविजन आया, जो प्रावधान आया डेमोक्रेसी का, सबसे पहले उसको कहाँ जगह मिली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 जिसे मिंटो मॉर्ले एक्ट भी कहते हैं, उसमें। सेकंड, इंडिया ने ऑप्ट किया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। थर्ड, जो विलेज लेवल गवर्नमेंट है वो बेस्ड है गांधीयन प्रिंसिपल पे। पहले मैं आपको इसका आंसर ही बता देती हूँ, ये तीनों स्टेटमेंट ही करेक्ट है, इसका आंसर है बी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो डेमोक्रेसी का प्रोविजन सबसे पहले आया ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में था। सेकंड,
जो इंडिया ने अडॉप्ट किया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यस बिल्कुल किया। जैसे ही इंडिपेंडेंस मिला हमारी कंट्री को 1947 में, इंडिया ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ही ऑप्ट किया। पार्लियामेंट्री फॉर्म ही आई ना, कोई मोनार्क नहीं आया, कुछ नहीं आया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही ऑप्ट किया गया था। थर्ड, जो विलेज लेवल गवर्नमेंट है, जो पंचायत पूरा इंस्टीट्यूशन है, वो किसके पूरा किस पर बेस्ड है? गांधीयन प्रिंसिपल पे। यस, जो उसकी फाउंडेशन है वो गांधी के प्रिंसिपल्स के से ही ली गई है। ठीक है, तीनों पॉइंट क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ स्केड्यूल, यहाँ पे हमसे सिक्स्थ स्केड्यूल से रिलेटेड पूछा है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सिक्स शेड्यूल है वो क्या प्रोवाइड करता है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन सर्टेन स्टेट, कि जो ट्राइबल एरियाज हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। कुछ स्टेट्स के अंदर जो ट्राइबल एरियाज है उनका एडमिनिस्ट्रेशन की वो कैसे फंक्शन करेंगे, वो सब किस में बताया गया है? सिक्स शेड्यूल जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें बताया गया है। अब हमसे ये पूछा गया है कि इस शेड्यूल में जो सिक्स्थ वाला है इसमें कौन सा स्टेट इंक्लूडेड नहीं है। हमें यहाँ 4 दिए गए हैं, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, असम। अब हमसे पूछा है इसमें से कौन सा इंक्लूडेड नहीं है। देखो, असम है, इंक्लूडेड है, मिजोरम भी है, मेघालय भी है, अरुणाचल प्रदेश इंक्लूडेड नहीं है। अपार्ट फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश यहाँ कौन सा दूसरा स्टेट इंक्लूडेड है? दिस इज त्रिपुरा जो इंक्लूडेड है, नॉट असम। अब क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में हमसे पूछा है स्टेट इज नॉट मेंशन्ड, जो नहीं है मेंशन, तो कौन सा मेंशन नहीं है? अरुणाचल प्रदेश, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, और कौन सा इंक्लूडेड है वो भी मैंने आपको बता दिया है, असम है, मिजोरम है, मेघालय है और त्रिपुरा है। क्लियर है? 4 है, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी इन इंडिया? स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, नॉट प्लानिंग कमीशन, फिनेंस कमीशन। देखो, दो टाइप की बॉडी होती हैं, एक स्टैट्यूटरी बॉडी जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल होती है, एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। स्टैट्यूटरी वो होती हैं जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल होती हैं, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में उनके बारे में नहीं लिखा हुआ, बाद में जाके वो बनी है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब वो बॉडीज नहीं थी, वो गवर्नमेंट के द्वारा बाद में स्टैब्लिश करी गई है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो होती हैं जिनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ठीक है, और जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था वो जो बॉडीज थी जो तभी स्टैब्लिश हुई। अब यहाँ हमसे दो गिवन है, ये क्वेश्चन पता नहीं कितने गवर्नमेंट एग्जाम्स में अभी तक आ चुका है, किसी ना किसी फॉर्म में आता है। यहाँ हमें ये प्लानिंग कमीशन और फाइनेंस कमीशन गिवन है, किसी एग्जाम में कुछ बॉडीज गिवन होती हैं, किसी में कुछ। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमसे दो गिवन है हमें, एक प्लानिंग कमीशन, एक फाइनेंस कमीशन। अब हमसे ये पूछा है कि इनमें से कौन सी नहीं है। ठीक है, अब देखो, प्लानिंग कमीशन नहीं है, ठीक है, फाइनेंस कमीशन है, तो इसका आंसर हो जाएगा, मैंने शायद एक मिनट, हाँ प्लानिंग कमीशन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, यहाँ पे नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी की हम बात कर रहे हैं। मैंने शायद आपको एक चीज गलत बताई, यहाँ पे ये स्टैट्यूटरी नहीं था, ये नॉन स्टैट्यूटरी था। एक नॉन स्टैट्यूटरी होती है जिन्हें हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बोलते हैं, इसलिए मैं थोड़ा शायद यहाँ पे कंफ्यूज हो गई क्योंकि मैंने यहाँ पे ये वर्ड गलत लिख दिया था। दिस इज नॉन स्टैट्यूटरी विच इज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी हुई उसे नॉन स्टैट्यूटरी बोलते हैं। तो कौन से के बारे में नहीं लिखा हुआ? प्लानिंग कमीशन के बारे में नहीं लिखा हुआ। अब तो वैसे ही रिप्लेस हो गई है किससे? नीति आयोग से। तो अगर हमसे एग्जाम में नीति आयोग पूछते तो वो भी नॉन स्टैट्यूटरी ही है। ठीक है, नॉन स्टैट्यूटरी है। तो अभी मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ ये कि एक होती है नॉन स्टैट्यूटरी जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल होती है, एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल। नॉन स्टैट्यूटरी जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है, नहीं लिखा गया है। ठीक है, जैसे
अभी हमने आंसर देखा एक प्लानिंग कमीशन या फिर नीति आयोग या सीबीआई भी इसी में आएगा। और कॉन्स्टिट्यूशनल, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है, उसके बारे में डिफाइन किया गया है, जैसे फिनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, ये यूपीएससी। क्लियर है? अब आई होप अब ये क्लियर हो गया होगा। एक नॉन स्टैट्यूटरी होती है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच मेजर ऑफ मनी सप्लाई इज नोन एज मॉनेटरी बेस? कौन सा मेजर मनी सप्लाई का है जिसे मॉनेटरी बेस कहा जाता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है ये। M3, M2, M0, M4 कौन सा मेजर है? तो वो कौन सा मेजर होता है मॉनेटरी बेस हम जिसे कहते हैं? दिस इज M0। इसका करेक्ट आंसर है सी। मनी सप्लाई क्या होता है अगर आपसे पूछूं मैं, कि जितनी भी हमारी इकोनॉमी में टोटल वैल्यू ऑफ मनी अवेलेबल है उसे हम मनी सप्लाई कहते हैं। ये तो हमें क्लियर है। टोटल 4 हमारे पास एग्रीगेट्स होते हैं, मनी एग्रीगेट्स होते हैं, जिनके थ्रू हम मनी सप्लाई को मेजर करते हैं। हर एक का अपना एक अलग, कि उनके अंदर क्या क्या मनी, कौन से टाइप की मनी इंक्लूडेड है, होता है। ठीक है, टोटल 4 एग्रीगेट्स होते हैं, M0, M1, M2, M3। ठीक है, M0 को हम कहते हैं मॉनेटरी बेस, M1 को हम कहते हैं नैरो मनी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि नैरो मनी क्या होता है, M1। ठीक है, और ब्रॉड मनी इज M3। कभी कभी एक क्वेश्चन इसका ऐसे आ जाता है कि चारों एग्रीगेट्स हमें गिवन होंगे, M0, M1, M2, M3। हमसे ये पूछा जाता है कि उनको उनकी लिक्विडिटी के बेसिस पे अरेंज करो, कि सबसे ज्यादा लिक्विड कौन सा है, देन उसके बाद देन, तो उसका अरेंजमेंट भी यही होता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट? इन चारों में से कौन सा पॉइंट है जो करेक्टली डिफाइन करता है किसे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को? फर्क समझो, यहाँ पे हमसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में पूछा गया। इसका आंसर ही बदल जाता अगर हमसे यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ लिखा हुआ होता। ये दो अलग अलग टर्म होते हैं, एक इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। ठीक है, हमसे यहाँ डेवलपमेंट के बारे में पूछा है। डेवलपमेंट वाला जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें दोनों चीजें इंक्लूडेड होती है, क्वांटिटेटिव भी एंड क्वालिटेटिव भी। बट अगर सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर हम बात करें तो दिस इज ओनली क्वांटिटेटिव। ठीक है, ये ब्रॉड टर्म होता है ना डेवलपमेंट, दोनों चीजें आती हैं इसमें, क्वांटिटेटिव भी आता है और क्वालिटेटिव भी आता है। अब इस बेसिस पे इसका आंसर देखो, इसका आंसर खुद करने की कोशिश करो इस बेसिस पे कि दोनों चीजें आएंगी, क्वांटिटेटिव भी क्वालिटेटिव भी। अब क्वांटिटेटिव के लिए तो इसमें साइज ऑफ आउटपुट आ जाएगा, जीडीपी, उसके थ्रू हम मेजर कर पाएंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को क्वांटिटेटिवली। और क्वालिटेटिवली के लिए वेलफेयर। तो दोनों चीजें आ गई, दिस इज फॉर क्वालिटेटिव एंड दिस इज फॉर क्वांटिटेटिव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, दोनों चीजें हमसे पूछी। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हमसे पूछा होता तो हम सिर्फ क्वांटिटेटिव फैक्टर देखते, इकोनॉमिक वेलफेयर को हटा देते। डेवलपमेंट पूछा है इसलिए हमने दोनों चीजों को इंक्लूड किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The local self-government has been given the constitutional status for the dash tier of government in India. Comparatively, फिर से ये एक थोड़ा इजी क्वेश्चन है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, विलेज गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, उनकी यहाँ पे बात हो रही है। कितने टायर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कितने टायर गवर्नमेंट वो उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला हुआ है कि वो बना सकते हैं? ठीक है, फर्स्ट आंसर ऑप्शन देखो, फर्स्ट, फिफ्थ, थर्ड, सेकंड। कितने टायर गवर्नमेंट वो बना सकते हैं, उनको उस चीज का दर्जा मिला हुआ है हमारी भारत सरकार में? 3। 3 ही है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 14 का? सी, 3 टायर गवर्नमेंट वो बना सकते हैं ना, जो लोकल गवर्नमेंट होती है। हमारा 3 टायर पंचायती राज सिस्टम भी है, वहीं से भी हम इसका आइडिया लगा सकते थे। कौन कौन से आते हैं उसमें? पहले ग्राम पंचायत आता है, देन पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है, और लोकल गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं तो वो कौन सी गवर्नमेंट होती है? जो
विलेजेस और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो गवर्नमेंट बनी हुई होती है, जो लोगों के सबसे ज्यादा क्लोज होती है, और आपके जो भी डे टू डे लाइफ के फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। जो हमारी नॉर्मल ऑर्डिनरी आप कह सकते हो प्रॉब्लम्स होती हैं, उन पे काम करने का उनका मेन फोकस ही उन्हीं के ऊपर होता है। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Foreign trade can make manifold contribution to growth. Here we are talking about foreign trade. Which of the following statement is correct? Again, कौन सी statement correct है वो पूछा गया है। Regarding the role of foreign trade in economic development, कि जो foreign trade का role है economic development में, उस रोल को समझते हुए बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। हमें दो स्टेटमेंट यहाँ दी हुई हैं। It increases domestic workers' welfare. It helps with the complete reduction of poverty in all the developing countries. तो इसका आंसर देखो, ऑप्शंस देखो। ओनली सेकंड, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, ओनली फर्स्ट, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड। अब हमसे पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखो, हाँ, फॉरेन ट्रेड अगर बढ़ेगा तो डोमेस्टिक वर्कर्स का वेलफेयर तो बढ़ता है, ठीक है, तो पहला तो करेक्ट ही है। सेकंड, क्या ये कंप्लीट रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी में हेल्प करता है? कंप्लीट रिडक्शन, नो। तो करेक्ट है हमारा सिर्फ फर्स्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजनल पार्टीज इज मेनली एसोसिएटेड विद साउथ इंडिया? हाँ, इनमें से कौन सी पार्टी है जो साउथ इंडिया से एसोसिएटेड है? आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल या द्रविड़ मुनेत्र कड़गम? तो इसका आंसर है डी, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम इज रिलेटेड विथ साउथ इंडिया। बाकी पार्टीज भी देख लेते हैं कौन कौन से रीजन से एसोसिएटेड हैं। जैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली से है, समाजवादी उत्तर प्रदेश, शिरोमणि अकाली दल फ्रॉम पंजाब, और जो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम हमें गिवन थी ये तमिलनाडु और पुडुचेरी से, इसलिए ये साउथ इंडिया से। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्री डिजास्टर स्टेज ऑफ डिजास्टर रिडक्शन एंड मैनेजमेंट इज नोन एज पीएमपी स्टेज। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेप्स इज करेक्ट? तो कौन कौन से स्टेप्स करेक्ट है? चार हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। देखो, यहाँ हमसे प्री डिजास्टर स्टेज पूछी है। डिजास्टर मैनेजमेंट की सबसे पहले बात हो रही है। समझो क्वेश्चन में हमसे बोला क्या गया है, डिजास्टर मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं हम। डिजास्टर मैनेजमेंट के भी दो फेज होते हैं, एक प्री डिजास्टर मैनेजमेंट, एक पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट। इसके भी 3 स्टेप्स होते हैं, इसके भी 3 स्टेप्स होते हैं। हमसे जो पूछा गया है वो प्री का पूछा गया है, प्री डिजास्टर मैनेजमेंट का। तो प्री डिजास्टर मैनेजमेंट की जो 3 स्टेज होती हैं जिन्हें हम पीएमपी भी कहते हैं, वो कौन सी हैं? दिस इज व्हाट जो हमसे क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया। तो दिस इज, इसका आंसर है सी, दिस इज प्रिपेयर्डनेस, मिटिगेशन एंड प्रिवेंशन। इसे हम पीएमपी भी कहते हैं। अभी मैंने आपको यही चीज बताई है कि डिजास्टर मैनेजमेंट की 2 फेजेस होते हैं, एक प्री और एक पोस्ट, राइट? तो प्री में हमारी 3 होती हैं, प्रिवेंशन, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, जिसे हम पीएमपी कहते हैं। बेसिकली इनका काम ही यही होता है कि जो डिजास्टर आने वाला है उसके लॉस को कम से कम करना मेन फोकस होता है इनका। पोस्ट की हमारी 3 होती हैं, रिस्पॉन्स, रिकवरी, रिकंस्ट्रक्शन। रिस्पॉन्स, रिकवरी, रिकंस्ट्रक्शन। इनका बेसिकली काम ये होता है कि जो अब डिजास्टर हो गया, पोस्ट है ना, बाद की बात कर रहे हैं, तो जितनी भी रिकवरी होनी है वो जल्दी से जल्दी हो, अर्ली रिकवरी अचीव हो, ये इनका मेन फोकस होता है। नेक्स्ट, moral suasion is a technique of credit control, dash technique of credit control। अगेन ये क्वेश्चन मैक्रो इकोनॉमिक्स से है, क्रेडिट कंट्रोल की हम बात कर रहे हैं। हमसे पूछा गया है मोरल सुएजन जो एक तरीका होता है क्रेडिट कंट्रोल का, ये क्वालिटेटिव फैक्टर है या क्वांटिटेटिव फैक्टर है? 2 तरीके होते हैं, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव के अंदर बैंक रेट आता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन आता है, कैश रिजर्व रेशो आता है, और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो आता है। ये 4 हमारे क्वांटिटेटिव होते हैं। इनके बारे में कभी डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे।
क्वालिटेटिव के अंदर क्या होता है, ये मोरल सुएजन जो है वो हमारा, या फिर मोरल सुएजन आता है क्वालिटेटिव में, या फिर राशनिंग ऑफ क्रेडिट भी हमारा क्वालिटेटिव में ही आता है, या फिर सेंट्रल बैंक की कोई नई पॉलिसीज हैं तो वो भी क्वालिटेटिव में ही आएगा। इन सब तरीके से क्रेडिट को या मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। तो मोरल सुएजन हमारा कौन सा है, क्वालिटेटिव है, ओनली फर्स्ट। तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, मोरल सुएजन बेसिकली होता क्या है, देखो इस मेथड के थ्रू सेंट्रल बैंक जो है ना वो मोरली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है कॉमर्शियल बैंक को। मतलब कोई प्रेशर नहीं बना रहा है कॉमर्शियल बैंक पे, मोरली उसको समझाने की कोशिश कर रहा है, एडवाइस दे रहा है, समझा रहा है, परसुएट कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो सेंट्रल बैंक के साथ कॉपरेट करे और क्रेडिट का जो फ्लो है उसको इन्फ्लुएंस किया जाए। अगर कॉमर्शियल बैंक उनकी बात नहीं मानता है तो कोई एक्शन भी नहीं लिया जाता कॉमर्शियल बैंक के अगेंस्ट, क्योंकि मोरली आप परसुएट करने की कोशिश कर रहे हो ना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following commission constituted by the central government is concerned with the center state relation in India? कौन सी कमीशन है जो किससे रिलेटेड है, सेंटर स्टेट के रिलेशन से रिलेटेड है? कानपुर कमीशन, खोसला कमीशन, सरकारिया कमीशन, या ए के माथुर कमीशन? तो इसका आंसर है सी, दिस इज सरकारिया कमीशन विच इज रिलेटेड विद द सेंट्रल स्टेट रिलेशन। कब बनी थी ये कमीशन, ये सेटअप की गई थी 1983 में, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही इसे सेटअप किया था। इसका मेन काम ही यही था, सेंट्रल स्टेट के रिलेशनशिप को समझना, एग्जामिन करना, और कुछ चेंजेस अगर उसको लगते हैं तो वो आगे रिकमेंड करना। इसके चेयरमैन कौन थे, इस कमेटी के थे रंजीत सिंह सरकारिया, और इन्हीं के नाम पे ही इस कमीशन का नाम पड़ा सरकारिया कमीशन। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। एवरी 5 years द डैश अपॉइंट्स अ फाइनेंस कमीशन। हर 5 साल बाद कौन है जो फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति, या फिर भारत के प्रधानमंत्री? कौन करता है? तो फाइनेंस कमीशन को जो ऑप्ट किया जाता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है। फाइनेंस कमीशन को कौन करता है, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है आफ्टर एवरी 5 years। किस आर्टिकल के अंडर करते हैं, आर्टिकल 280। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को आज यही खत्म करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे।